तो कहानी की शुरुआत में हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं जो कि एक आदमी का हेयर वॉश कर रही थी। हाँ, वो हेयर सैलून चलाती थी। तो इस टाइम पे वो उस आदमी को सजेस्ट करती है एक अच्छा शैम्पू यूज करने के लिए, जिसको यूज करने में सिर्फ $5 ही ज्यादा लगेगा। पर वो आदमी तो उससे बदतमीजी करने लगता है, कहता है कि अगर और $5 दिया जाए तो क्या मिलेगा। उसका हाथ वाथ टच करने लगता है। अब इस चीज से तो हमारी हीरोइन यानी कि लिन चाओ का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। वो उसको खूब सुनाती है। हाँ, वो आदमी उसको कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, पर लिन को अच्छे से पता था कि वो मजाक कर रही है क्या। खूब सुनाती भी है। उसकी मम्मी भी आती है, बाल बाल भी नहीं धोती है, पकड़ के बाहर निकालती है वो लोग मिलके उसको वहाँ से, और बाहर जाके उसपे पानी पराती है। तब यहाँ पे पानी पड़ता है हमारे हीरो पे भी। हाँ, वो वहाँ से क्रॉस कर रहे थे। अब उनको देख के लिन के मन में लड्डू फूटने स्टार्ट हो जाता है। इतनी हैंडसम लग रहे थे वो उसको, पर जो भी तब वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इस पॉइंट पे वो अपनी मम्मी से पूछती है कि ये कौन है। उसकी मम्मी बताती है कि ये नया नया यहाँ पे आया है और सुपरमार्केट का ओनर है जो बगल में ही खुला है। तो वो चल देती है वहाँ पे सिगरेट्स खरीदने के लिए। सिगरेट तो खरीदती है, साथ में बोलती भी है कि तुम नया हो यहाँ पे, मेरा नाम लिन चाओ है, हम सुबह में ही मिले थे। वो तो कुछ पे रिएक्ट नहीं करता, बस उसके सिगरेट का जितना दाम होता है वो बताता है। इस पॉइंट पे वो कहती है कि हम वीचैट पे ऐड कर ले एक दूसरे को, ऐसे मुझे बार बार आना नहीं पड़ेगा, मैं बस मैसेज कर दूंगी तुमको। वो कहता है जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई तुमको मिल ही जाएगा। तो ठीक है, फिर वो भी पेमेंट करके चली जाती है वहाँ से, क्योंकि उसको पता था कि हैंडसम लड़के तो ऐसे ही होते हैं, जितना वो उसके पीछे पड़ेगी उतना वो उसको इग्नोर करेगा और वो उतना उसमें इंटरेस्टेड होगी। अब उसी दिन रात को हम देखते हैं कि हमारे हीरो को कुछ लोग मिलके पीट रहे हैं। अब क्यों पीट रहे हैं ये तो नहीं पता, बस इतना पता चलता है कि उनके बड़े भाई उस आदमियों को भेजे ये देखने के लिए कि वो कहाँ रह रहे, कैसे रह रहे हैं, और सबक भी सिखाने के लिए कहे हैं, तो इसीलिए सब मिलके उसको पीट रहा था। अब इस पॉइंट पे लिन भी वहाँ पे आ जाती है और मार खाते देख के वो भी डंडा लेके भिड़ जाती है सब पे। हाँ, वो लोग चले तो जाते हैं, पर हमारे हीरो को बोल के जाते हैं कि वापस से तो माँ मत जाना। अब कहाँ आना था, कैसे आना था, इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चलता। हाँ, पर वो उनसे उस टाइम जरूर पूछती है कि पुलिस को बुला दूं क्या, जिसपे वो कुछ बोलते तो नहीं है, पहले उससे सिगरेट मांगते हैं, वही जलाती भी है। और इस पॉइंट पे वो फिर से पूछती है कि मेरे पापा पुलिस में हैं, अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ, तुम उनसे हेल्प ले सकते हो। वो कहता है मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो, जिसपे वो कहती है कि तुम यहाँ पे नए नए आए हो, अब तुम्हारे साथ ये सब होते देख के तुम्हारा हेल्प ही करूंगी ना, और क्या करूंगी। इस पॉइंट पे वो कहते हैं कि मुझे पसंद करती हो, क्या पसंद करती हो मेरे बारे में, मेरा चेहरा। ये सुन के उसको बहुत अजीब लगता है, फटाफट से वहाँ से भागती है अपना साइकिल लेके। अब नेक्स्ट डे घर पे अपनी माँ के साथ खाना खा रही थी, तब ऊपर से कुछ आवाज उसको सुनाई दे रहा था। उसको लगता है कि ऊपर रेनोवेट हो रहा होगा, जिसपे उसकी मम्मी बताती है कि बगल वाली आंट सांग है ना, उनके दूर का रिलेटिव वहाँ पे रहने आए हैं, तो वो लोग भी तो पड़ोसी ही हो गए ना, तो इसीलिए माँ उसको कुछ देती है उस पड़ोसी को दे के आने के लिए, ताकि जान पहचान बने। अब मन तो उसको बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, पर ठीक है माँ बोली है तो जाना तो पड़ेगा। मुंह लटका के ऐसे ही जाती है, पर जब अपने पड़ोसी को देखती है तो वो तो देखते रह जाती है, क्योंकि ये तो वही लड़का था, तो फटाफट से पकड़ा देती है। और वैसे वो उस टाइम कुछ नहीं पहन रखे थे, तो वो कहती है कि ठंड लग जाएगा, कुछ पहन लो, पर उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था, वो गेट बंद कर लेते हैं। और बेचारी इस टाइम उसको बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो कैसा हुलिया में आ गई। पर ठीक है, वो अपने काम पे जाती है, अपने सैलून में अपने फ्रेंड का हेयर स्टाइल कर रही थी और साथ में बात भी कर रही थी, जिससे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड कुछ दिन में हंसाओ जाने का सोच रही है। वहाँ पे उसका कजन काम करता है फैक्ट्री में, तो वो भी काम करेगी और वहाँ पे इस चीज का अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा उसको। तो वो लिन को भी कहती है कि तुम भी चलो मेरे साथ, बड़े शहरों में अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। पर नहीं, लिन नहीं जाना चाहती थी। लिन यहीं पे इसी टाउन में रहना चाहती थी, क्योंकि उसके हिसाब से बड़े शहरों में काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, इतना ओवर टाइम, सिर का माथा पच्चे, तो ये सब उससे ना हो पाएगा। उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम क्या करोगी, तो वो कहती है अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगी, उनका हेयर सैलून चलाऊंगी और एक बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी। मतलब कुल मिला के उसको शांति का जिंदगी चाहिए था, जो उसको इस टाउन में मिल रहा था। अब इधर हम चेन्मो को देखते हैं। हाँ, हमारे हीरो का ही नाम था। उनको किसी का कॉल आया था, तो उससे हमें पता चलता है कि उनको बोला जा रहा है कि उनके बड़े भाई बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो वापस आए, और अगर ऐसा करने का वो हिम्मत करेंगे तो उनको उनकी माँ का अस्थि भी मिल सकता है, तो चुपचाप जहाँ रह रहे हैं वहीं पे रहे। अब इस टाइम पे लिन वहाँ पे फिर से आती है। हाँ, उसको पता चल रहा था कि चेन्मो का मूड थोड़ा ऑफ है। पूछती भी है कि तुम ठीक हो, वो कहते हैं हाँ, तो जो लेना था वो लेती है, पेमेंट कर दी है। पर इस टाइम पे वो उससे खुद ही पूछते हैं कि कितना एज है तुम्हारा, वो कहती है 24, जिसपे वो कहते हैं कि बहुत यंग हो। पर वो कहती है कि मेरी क्लासमेट का तो दो बच्चा भी हो गया है, इतनी भी छोटी नहीं हूँ। तो इस पॉइंट पे वो सामने से उससे पूछते हैं साथ में खाने चलने के लिए। हाँ, वो सोचती है कि ये डेट है क्या, पर मान जाती है। तो वैसे ही खा पी रहे थे, इस टाइम पे दोनों बात भी करते हैं। हालांकि लिन ही उनसे कहती है कि आंट संग के किस टाइप के रिलेटिव हो तुम, वो कहते हैं बहुत दूर का, जिसपे वो कहती है कि तुम्हारे यहाँ कोई दोस्त तो नहीं होगा, तो मैं तुम्हारी फ्रेंड बन जाती हूँ। वो कुछ कहते तो नहीं है, बस हल्का सा मुस्कुराते हैं। अब इस टाइम पे वहाँ पे एक और आदमी आता है, वो लिन को पहचानता था, तो वो लिन को आके सुनाना शुरू कर देता है कि कुछ ही दिन हुआ है और तुम किसी और के साथ हुकअप करना शुरू कर दी। मैं तुम्हें इतना दिन से चेस कर रहा हूँ और तुम क्या करी मेरे साथ। वो कहती है कि तुम मुझे चेस कर रहे थे, मैंने तो कभी हाँ बोला ही नहीं था। वो कहता है कि अच्छा, तुम इस प्रिटी बॉय को पसंद करती हो ना, इसमें है ही क्या। अब इस टाइम पे वो खड़े होते हैं, जिससे साफ साफ दोनों में अंतर पता चल जाता है। तो वो जाके कहती भी है कि तो क्या मैं प्रिटी बॉय को पसंद करती हूँ, तो तुम अपने आप को देखो ना। तो इतना भी तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है। इस पॉइंट पे
चेनमो उससे कहते हैं कि प्रिटी बॉय। वो कहती है नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। तो ठीक है, इस टाइम पे उनको फिर से अपने सुपरमार्केट जाना था, तो वो पेमेंट करके जाने लगते हैं, पर वो उनको रोकती है और वीचैट पे ऐड करने के लिए कहती है। तो ठीक है, इस पर वो करते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे रात को। वो अपने घर पे आती है, जो कि चेनमो भी देखते हैं, पर इस टाइम पे उनके बड़े भाई का उनको कॉल आता है। वो सीधे उससे पूछते हैं कि मेरी माँ कहाँ है, जिसपे वो कहता है कि मेरे सामने ही लेटी हुई है, और अगर तुम ढंग से बिहेव करोगे तो ये ऐसे ही लेटी ही रहेगी। अब ढंग से बिहेव करने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि उनका वापस वहाँ नहीं जाना, और ये कैसे पॉसिबल है? तो वो चेनमो को कहता है कि तुम वहाँ की कोई लोकल लड़की ढूंढो और उससे शादी करो, उसके साथ अपना घर बसाओ, और उसके बाद अपनी माँ को भी लेके चले जाना। इतना बोल के कॉल कट हो जाता है। अब वो भी परेशान हो जाते हैं। इधर लिन की माँ उससे पूछ रही थी कि मैंने सुना था किसी से तुम वो सुपरमार्केट वाले लड़के के साथ गई थी कल खाना खाने। वो कहती है आपको कौन बोला? माँ कहती है वो छोड़ो ना, सच है नहीं ये बताओ। वो कहती है हाँ, उसका कोई दोस्त नहीं है ना, तो बस इसीलिए। माँ कहती है कि मैं तुम्हारे डेट करने के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज में जल्दी मत करो, एक दूसरे को अच्छे से जान लो पहले। अब ठीक है, वो तो कहती है कि मुझे सब पता है, मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा है, मुझे अच्छे से पता है कि क्या क्या होता है। तो इतना बात करके वो अपने रूम में भाग जाती है। अब सोचती है कि मैसेज क्या करूँ, इतने तो क्लोज भी नहीं है, तो हाय मैसेज करती है, बट ही वाज लाइक क्या। अब नेक्स्ट डे फोन को देखती है सिटी जाते हुए, ऐसे ही कुछ सामान लाना था सुपरमार्केट का, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसको साथ लेके जाए, ऐसे भी वो फ्री ही है। अब वहाँ जाके वो क्या करेगी, चेनमो पूछते हैं, जिस पे वो कहती है कि प्लीज मुझे लेके चलो ना, मैं सामान रखने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी और पैसे भी नहीं लूंगी, मेरा बहुत मन है सिटी जाने का। तो ठीक है चलो, फिर दोनों निकल जाते हैं। अब उस गाड़ी में गाना बज रहा था, तो वो आराम से गाना गा रही थी, और वो उनको भी कहती है कि तुमको गाना गाने आता है? वो कहते हैं नहीं, पर वो कहती है कि सबको आता है, चलो चलो साथ में गाओ। ठीक है, पहले तो नहीं गा रहे थे, पर बाद में वो गाते हैं और काफी अच्छा ही गा रहे थे। दोनों लोग साथ में एंजॉय करते हैं, आराम से साथ में गाना वाना गाते गाते जाते हैं, और वहाँ पे जाके खूब सारा मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ ढेरों फोटोग्राफ्स खिंचाते हैं, अलग अलग पोज में, अलग अलग मूड में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तरीके से। कुल मिला के वो जो जो चीज करना चाहती थी, जो करने के लिए वो सिटी आई थी, वो सब कुछ करती है। तो वहाँ से जाते वक्त वो उससे पूछते हैं कि अब तो खुश हो ना? वो कहती है हाँ बिल्कुल, जो जो मैं करना चाहती थी सब कुछ मैंने किया, तुम बताओ तुम खुश हो? वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। तो इस पॉइंट पे वो कहती है कि इसको डेट समझ सकते हैं क्या? जिस पे वो कहते हैं कि कैसे? तो अब वो भी कुछ नहीं बोलती, वो थोड़ा सा उसको अजीब फील होता है, पर ठीक है, फिलहाल वो हंस के उसका सीट बेल्ट लगा देते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो सो के उठ के आती है, तो ढेर सारा खाना बना के रखी थी मम्मा उसकी। वो कहती भी है कि आज कुछ है क्या? जिसपे उसकी माँ कहती है कि कल तो तुम सुपरमार्केट वाले लड़के के साथ गई थी ना सिटी, अब उसके साथ खाना वाना खाई, वो तुमको लेके गया, तो तुम उसको नहीं खिलाओगी क्या? तो जाओ उसको बुला के लेके आओ साथ में खाना खाने के लिए। अब वो तो थोड़ा सा नाटक कर रही थी कि नहीं वो फ्री नहीं होगा ना, पर उसकी माँ कहती है कि जाओ, भेजती है उसको। तो वो जाती है उसके घर, बाहर से बोलते रहती है कि माँ खाना खाने के लिए बुला रही है। अब ऐसे ही बोलते बोलते घर में घुस जाती है, गेट खुला ही हुआ था, पूरे रूम में देखती है कहीं पे भी नहीं थे, तो वॉशरूम में जाती है, तो वो वॉशरूम में थे, नहा रहे थे। एंड ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, पर उसको जो बोलना था वो वहीं पे रह के बोल रही थी, लाइक तुम मुझे सिटी लेके गए थे, तो माँ तुम्हें खाना खाने के लिए बुला रही है, ये सब वो वहाँ पे खरी खरी बोल रही थी, और वो तो घबरा के उसको बोल रहे थे बाहर जाओ, पर वो जाए तब ना, थोड़ी देर ऐसे ही बोलती है तब जाती है। तो ठीक है, थोड़ी देर बाद आते हैं, चारों लोग मिलके खाना खा रहे थे, तो मैं ऐसे ही बातें करना शुरू करती है, लाइक वो अकेले रहते हैं ना, तो अच्छे से खाना नहीं खा पाते होंगे, तो अच्छे से खा ले। अब पापा ड्रिंक ऑफर करते हैं, तो अम्मा पूछती है कि उसके घर में कितने लोग हैं, जिस पर वो कहते हैं कि वो अकेले रहते हैं। और बात रहा पेरेंट्स का, तो पापा का डेथ हो चुका है और माँ बीमार है, तो नर्सिंग होम में है प्रोफेशनल केयर गिवर्स के साथ। तो ठीक है, ये सुन के थोड़ा सा बुरा लगता है, पर माँ पूछती है कि यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, मतलब इस टाउन में, जिस पे वो कहते हैं कि मैं शांत जगह ढूंढ ही रहा था अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि वो पहले क्या करते थे, तो वो कहते हैं कि ऐसे ही कुछ भी छोटा मोटा काम। तो पापा पूछते हैं कि उनका सुपरमार्केट का काम कैसा चल रहा है, जिस पे वो कहते हैं कि अभी नया है, तो उस हिसाब से धीरे धीरे चल ही रहा है। तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर राउंड तो यहीं पे खत्म होता है, वो खाना भी खाते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। पर लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, आराम से जाके सोफा पे बैठ जाती है, और पीछे उसके पेरेंट्स बात कर रहे थे चेनमो के ही बारे में, कि अगर लिन और चेनमो साथ रहे तो। अब ऐसे ही करके बात कर रहे थे, जिसपे लिन कहती है कि माँ मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। माँ कहती है कि सुनाई दे ही रहा है तो क्या हुआ, मैं तुम दोनों के अगेंस्ट थोड़ी बात कर रही हूँ। पर वो तो शर्म से लाल पीली हुई जा रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, दोनों साथ में बैठ के नूडल्स खा रहे थे, तभी वहाँ पे एक अच्छा खासा गाड़ी आके रुकता है, जो कि देख के लिन को भी बहुत ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उसके इतने छोटे से टाउन में कौन इतना अमीर आ गया। पर ठीक है, वो लोग भी आके नूडल्स लेके उन्हीं दोनों के बगल में बैठते हैं, जिस पर वो चेनमो से पूछती भी है कि तुम जानते हो क्या इन लोग को, पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं जानता। तो जो भी तब वो ऐसे ही बात करते रहती है, कहती है कि तुम सुपरमार्केट में अकेले काम करते हो, किसी को हायर क्यों नहीं कर लेते, कोई कैशियर को। मेरी मम्मी तो पूरा टाइम मुझ पे नजर ही रखती है, इसीलिए मैं आ नहीं पाती, और तुम अकेले आधी रात तक रहते हो वहाँ पे। वो कहते हैं कि तुम आधी रात तक मुझ पे नजर रखती हो क्या, सोती वोती नहीं हो रात में। वो कहती है नहीं नहीं, कभी कभार अगर जाती हूँ तो देखती हूँ। तो ऐसे ही करके वो बात कर रही थी, साथ में अपने फ्रेंड के बारे में भी बात करती है कि वो बहुत सारा मोमेंट शेयर करते रहते
रहती है चैट पे। इसी पॉइंट पे वो उससे कहते हैं कि तुम मुझे पसंद करती हो। अब ये सुन के उसको थोड़ा सा अजीब लग जाता है कि इतने सारे लोग के बीच में क्या बोल रहे हैं वो कहते हैं नहीं सच बताओ, मुझे तो तुम अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे जैसे लड़के से पहले कभी भी नहीं मिला हूँ। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं वो पूछती है, जिस पे वो कहते हैं कि तुम मुझे डेट करना चाहोगी। अब वैसे थोड़ा सा तो हिचकती है, कहती है कि हम लोग का एक दूसरे का जाना हुआ दिन ही कितना हुआ है, पर वो कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम ऐसा करना चाहती हो। वो कहती है हाँ करना तो चाहती हूँ, तुम मेरे ही टाइप के हो। स्कूल से लेके अभी तक मैंने तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का नहीं देखा है। पर वो कहती है कि तुम्हारे लुक्स को पसंद करना ये अलग बात है, पर डेट करना ये कम्प्लीटली अलग बात है। मैंने कभी भी किसी को डेट नहीं किया है, तो पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि तुम इंसान कैसे हो, मतलब मेरे लिए ठीक हो भी या नहीं, वरना ये सब तो बेकार ही रहेगा ना। अब फ्यूचर में शादी बच्चा ये सब भी तो देखना पड़ता है ना। वो कहते हैं कि तुम इतना दूर का सोच ली। वो कहती है हाँ तो सोचना पड़ता है, लड़के शूज की तरह होते हैं, सिर्फ यही नहीं देखा जाता कि दिखने में कैसा है, ये भी देखा जाता है कि फिट हो रहा है या नहीं, कंफर्टेबल है या नहीं, और पहन के चलने में बन रहा है या नहीं। तो ठीक है मैं सोच के बताती हूँ। अब इस पॉइंट पे वो भी कुछ नहीं बोलते। सीन शिफ्ट होता है रात में। वो अपने सुपरमार्केट में सामान रख रहे थे, तभी वहाँ पे वही लोग आते हैं। वो कहते हैं कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो क्या? अगर करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, तो तुम यहीं पे रहो। और साथ में अपना कार्ड भी देता है कि तुमको जितना पैसा चाहिए तुमको यहीं पे मिल जाएगा, पर अगर कुछ और चाहिए तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इतना बोल के वहाँ से चला जाता है, पर वो भी उसका कार्ड लेके फेंक देते हैं। अब नेक्स्ट डे वो आते हैं उसके सैलून में। हाँ वो आराम से बाल धोती है, कहती है कि कैसा हेयर स्टाइल बनाए, पर वो कहते हैं कि तुमको जैसा लगता है कि मेरे ऊपर सूट करेगा वैसा बना दो। तो वो अपने पसंद से उनका हेयर स्टाइल बना देती है और उसके बाद उनका फोटो भी क्लिक करती है, अपने शॉप के सोशल मीडिया अकाउंट पे डालेगी। वो प्रमोशन अच्छा होगा ना, और अगर ऐसे ही काम करते रही तो कुछ दिन बाद अच्छी खासी इन्फ्लुएंसर भी बन जाएगी। तो ऐसे ही दोनों बात कर रहे थे। इस पॉइंट पे वो कहती है कि तुम बहुत बिजी हो क्या अपने सुपरमार्केट में, अगर नहीं हो तो मेरे साथ चलोगे कहीं? वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो अब दोनों जाते हैं। वो जाती है प्रेयर करने के लिए, अगरबत्ती जलाती है, पर वो प्रेयर कर किसके लिए रही थी वो क्वेश्चन करते, जिसपे वो कहती है कि अपनी फ्रेंड के लिए। उसकी फ्रेंड गई थी ना हंसाओ, तो वहाँ पे उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो बस उसी के लिए प्रेयर करने आई थी कि वो ठीक से रहे, उसके साथ सब कुछ अच्छा हो। वो कहते हैं तुम किसी और के लिए प्रेयर करने आई थी? वो कहती है हाँ, अच्छे दोस्त तो ऐसे ही होते हैं ना, अगर कुछ अच्छा हो तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर कुछ खराब हो तो सबसे पहले चिंता भी तो फ्रेंड का ही होता है ना। इस पॉइंट पे वो कहती है कि तुम भी जला लो ना अगरबत्ती, इतना दूर आ ही गए हो तो। वो कहते हैं नहीं मुझे भरोसा नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो वो कहते हैं कि वो अपने जिंदगी के जब डेड एंड पे खड़े थे ना, तो वो बहुत भगवान से सबसे प्रार्थना किए थे जितना कर सकते थे, पर बाद में उनको समझ में आया कि उनको सिर्फ खुद पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने साथ कुछ कर सकते हैं और कोई नहीं। अब ये सुन के उसको भी थोड़ा बुरा लगता है, पर वो कहती है कि चलो हम लोग साथ में खाना खाते हैं। अब क्यों? तो पेट में खाना जाएगा तो दिमाग भी ठीक हो जाएगा और मूड भी अच्छा हो जाएगा। तो अब दोनों ऐसे ही खाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। वो पूछती है कि तुम पहले कहाँ थे, कहाँ पढ़े हो, जिसपे वो बताते हैं कि वो पहले बीजिंग रहते थे और वहीं पे उनका पढ़ाई लिखाई हुआ है, वहीं पे बाकी लोग भी है उनके जान पहचान के। वो कहती है कि तुम वापस जाना चाहते हो वहाँ पे? वो कहते हैं नहीं। इस पे वो कहती है कि हाँ तो ठीक है ना, मत जाओ। तो वो उससे कहते हैं कि तुमको कोई काम नहीं है क्या, हमेशा घूमते रहती हो? जिसपे वो बताती है कि उसकी मम्मी है ना, वो सैलून चला लेती है और छुट्टी में उसका खुद का टाइम है, वो जो करना चाहे वो कर सकती है। जिसपे वो उससे पूछते हैं कि तुम और कुछ नहीं करना चाहती यहाँ पे सैलून चलाने के अलावा? वो कहती है कि मैंने भी सोचा था इस बारे में, पर मैं अपने फैमिली को छोड़ना नहीं चाहती, और मैं वीडियोस भी तो डालती हूँ ना सोशल मीडिया पे, तो फिल्टर लगा के मैं भी बहुत सुंदर लगती हूँ, डेली लाइफ का ब्लॉग्स डालती हूँ, तो मेरे पास भी कुछ फॉलोअर्स है वैसे, तो कुछ पैसा तो मैं भी कमा लेती हूँ। वो कहते हैं मतलब तुम इन्फ्लुएंसर हो? वो कहती है हाँ। तो अब इस पॉइंट पे वो कहती है कि ये बहुत अच्छा जगह है, साथ में वीडियो बनाए। अब वो तो नहीं बनाना चाह रहे थे, पर वो कहती है कि बनाओ ना प्लीज। तो ठीक है, वो म्यूजिक प्ले करती है, रिकॉर्ड करती है और वो उस पे परफॉर्म करते हैं, अपना एक्सप्रेशन देते हैं। बहुत अच्छा वीडियो शूट हुआ था, उसको भी बहुत मजा आता है। तो दोनों इसी बारे में बात करते हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हें टैग कर दूंगी। वो कहते हैं मेरा तो कोई अकाउंट ही नहीं है। तो वो कहती है तू बना लो ना एक, और वो उनका वीडियो ऑब्वियसली अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालेगी अभी। तो इसी बारे में दोनों बैठे थे, बहुत बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, मतलब अच्छा मोमेंट था ये उन दोनों के लिए। पर ये वीडियो कोई और भी देखती है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है चैटमू पे कि हिंगसी टाउन जाके गर्लफ्रेंड भी ढूंढ लिया। तो वो भी अपना टिकट बुक करने के लिए कहती है वहाँ जाने के लिए। पर एक मिनट, वो थी कौन चेंगमू की? तो वो उनकी फियांसे थी। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लेन अपना काम कर रही थी, तभी अचानक से टाइम देखती है और भागती है वहाँ से। अपनी मम्मा को कह देती है कि बाकी जो भी है वो संभाल ले। अब उसकी माँ को तो समझ में नहीं आता कि अचानक से वो गई कहाँ, पर वहाँ पे जो कस्टमर थी वो बताती है कि आपको नहीं पता, वो गई होगी वही सुपरमार्केट वाले लड़के से मिलने के लिए। दोनों एक दूसरे के साथ अभी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और बात भी सही था, वो चेन्नू से ही मिलने गई थी उसके सुपरमार्केट, पर पता चलता है कि वो तो आया ही नहीं है सुबह से। तो वो उनके घर जाती है, बहुत आवाज देती है, पर फिर भी गेट नहीं खुलता। इधर उधर हर जगह से जाके चिल्लाती है और ऊपर वाले पड़ोसियों से भी पूछती है, पर कुछ भी पता नहीं चलता। पर थोड़ी देर में गेट खुलता है और उसको पता चलता है कि चेन्नू का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो फटाफट से अपने दूसरे पड़ोसी का हेल्प लेके हॉस्पिटल लेके जाती है
उनको। तो पता चलता है कि तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा बुखार है और निमोनिया के भी साइंस है, तो अभी ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा यहाँ पे, और क्या क्या अवॉइड करना है अभी और क्या क्या लेना है सब कुछ बता देते हैं डॉक्टर लिन को। अब वैसे वो ध्यान तो रखेगी डेफिनेटली चेनमो का, पर थोड़ा सा नाराज भी हो जाती है उनसे, क्योंकि भाई अपना हेल्थ के साथ कौन ही खिलवाड़ करता है, इतना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना अपना, पर फिर भी ध्यान तो रखेगी ना उनका। तो कहती भी है कि सुपरमार्केट का इतना चिंता मत करना, मैं जाके देख लिया करूंगी। तो ऐसे ही बात करती है, पानी लाती है, हाथ पाथ साफ करती है, फिर ऑरेंज लेके आती है। अब जब पील कर रही थी तभी वहाँ पे एंट्री होता है उनकी फियांसे का, यानी कि मिस रोआन का। अब ऑब्वियसली उसको देख के चेनमो पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि अगर मैं यहाँ पे आती नहीं तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम बीमार हो और कितने पतले हो गए हो, जिम में नहीं चाहते हो क्या। अब ऐसे ही करके बात कर रही थी। इस पॉइंट पे लिन चेनमो से पूछती है कि इसका कपड़ा कितना महंगा है ना, इसका कपड़ा का जितना दाम है उतना दाम में तो यहाँ पे एक घर खरीदा जाएगा, कि तुम्हारी फ्रेंड है क्या। वो कहते हैं कि हाँ फ्रेंड ही समझो। तो वो कहती है ठीक है, तुम दोनों पुराने दोस्त मिले हो तो तुम लोग बात करो। वो चली जाती है उस रूम से बाहर। अब इधर जाके वो तो पहले वो टेबल साफ करती है जिसपे बैठी हुई थी लिन, तब उस पे बैठती है, पर इधर लिन बाहर तो आ जाती है पर कुछ छूट गया था, तो वो वापस से भागती है वहाँ पे, पर अंदर नहीं जाती, गेट के पास रुक जाती है। इधर चेनमो से पूछते हैं कि तुम करने क्या आई हो, सो बताओ ना। वो कहती है कि अभी भी हम दोनों फियांसे ही है, तो तुम इतना कड़वा क्यों बोल रहे हो मुझसे, अब तुम इतने दूर आ गए हो रहने के लिए, तो मुझे लगा कि तुम्हारा लाइफ अच्छा नहीं बीत रहा होगा इसीलिए आई देखने के लिए, पर ना कि तुम्हारा सिर्फ लाइफ अच्छा से बीत रहा है, तुम अपने लिए किसी को ढूंढ भी लिए हो। पर बात भी सही है, जैसे कि तुम हो, कोई भी लड़की तुम्हारे पास खिंची चली आएगी। वो कहते हैं अपना मुंह बंद रखो और जहाँ से आई हो वहीं पे चली जाओ, और लिन को कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, दूर रहना उससे। वो कहती है कि तुम प्यार व्यार करने लगे हो क्या उससे। वो कहते हैं कि हाँ, अगर पसंद करने लगा हूँ तो क्या। अब ये सुन के बाहर लिन भागती है वहाँ से, उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इधर मिस रुआन उस पर गुस्साई जा रही थी, जिस पे वो कहते हैं कि तुमको तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। वो कहती है नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। पर वो उसको कहते हैं कि तुम ना नाटक करना बंद करो, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम तो मेरे भाई के साथ रिलेशनशिप में थी ना, पर तुमको पता चला कि उसका शादी होने वाला है, तो तुम मेरे फैमिली से जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए फिर तुम मुझे प्रपोज की। तो तुम अपने इंटरेस्ट को प्यार का नाम तो मत दो। वो कहती है अच्छा, मुझे पता है कि अभी तक उस लड़की को भी तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, एक बार पता चलेगा ना तो उसको भी शर्म आएगा तुमको लेके। तुम तो चेन फैमिली के नाजायज बेटे हो जो अपनी खुद की माँ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग का रिश्ता कितना अच्छा चलता है, और हक से तो अभी मैं तुम्हारी फियांसे हूँ ना, तो मैं जा रही हूँ उसको बोलने के लिए। वो कहता है कि हिम्मत भी मत करना। कहती है कि सच में सीरियस हो क्या, प्यार सच में करते हो उससे, अब उसके साथ शादी करके घर बसाओगे कि यहाँ पे, तो वहाँ का चेन फैमिली छोड़ने वाले, वहाँ का सारा दौलत सब छोड़ दोगे, बस यहाँ पे एक स्टोर के ओनर बन के रहोगे। वो कहता है कि चेन फैमिली के बेटे से तो बढ़िया ही है। तो ठीक है, इतना सुन के वो भी चली जाती है वहाँ से। इधर वो अपने घर पे आती है तो उसकी मम्मी उससे पूछती है चेंगमू का हाल चाल, मतलब कहती है कि उसका कोई रिलेटिव भी नहीं है तो उसका जाके ध्यान रखो। पर ठीक है, वो बताती है कि उसकी एक फ्रेंड आई थी उससे मिलने के लिए, और वो बीजिंग की थी, बहुत अमीर लग रही थी। उसका कपड़ा और उसका बैग का जितना दाम होगा ना उतना पैसा में तो यहाँ पे घर खरीदा जाएगा। अम्मा कहती है ऐसा थोड़ी होता है, इतना क्या ही महंगा पहनी होगी। तो इसी बारे में दोनों बात कर रही थी, तभी मिस वन वहाँ पे आ जाती है। वो अपना हेयर स्टाइल करवाने आई थी। तो ठीक है, लिन करते रहती है तो वो लोग बातें भी करती है। मिस वन उससे कहती है कि तुम काफी प्रिटी हो। वो कहती है थैंक यू, पर तुम तो और भी प्रिटी हो। इस बात पे मिस वन कहती है कि तुम यहीं पे क्यों रहना चाहती हो, इतना छोटा सा टाउन में, मतलब तुम इतनी सुंदर हो, बस इस छोटे से टाउन में रह जाओगी यही काम करते हुए। लिन कहती है पर मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ पे जन्म ली हूँ, बड़ी हुई हूँ, सारे फैमिली फ्रेंड रिलेटिव सब तो यहीं पे है, मुझे तो अच्छा लगता है यहाँ पे। ओ अच्छा, तुम्हारा ऐसा मतलब है क्या कि बाहर वर्ल्ड में जाके एक्सप्लोर करने के लिए कह रही हो। तो मैं गई हूँ, बहुत सारी जगह गई हूँ घूमने के लिए। वो कहती है तुम अमीर बनना नहीं चाहती हो क्या। वो कहती है चाहती हूँ ना, जितना पैसा उतना अच्छा, पर पैसा के साथ भी एक लाइफ होता है और पैसा के बिना भी एक लाइफ होता है। जैसे मेरा देख लो, मुझे खाने पीने का कोई चिंता नहीं होता, मुझे ये भी पता है कि इंटरनेट कैसे यूज किया जाता है, तो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा एम्बिशन तो नहीं है, जो भी है मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे। मिस वन कहती है कि चेनमो को वैसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो सेटिस्फाइड होते हैं। वो कहती है वो उसका लाइफ है, वो जाने, वैसे भी हम तो सिर्फ फ्रेंड्स है अभी, और अगर हम डेट कर भी रहे हैं तो ये भी उसका मैटर है। अब किसी को प्यार तो वैसे ही किया जाता है ना, जो जैसा है वो थोड़ी बना दिया जाता है जिसे हम खुद पसंद करते हैं। तो अगर हम दोनों में सब कुछ सही नहीं रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो ठीक है, इतना बात करके और हेयर स्टाइल करवा के वो वहाँ से निकल जाती है, पर वो पैसा देना भूल गई थी। तो लिन पीछे पीछे आती है और दिखती है कि सामने से एक गाड़ी आ रहा है जिसका ब्रेक फेल हो चुका था। ड्राइवर भी चिल्ला रहा था कि उसका ब्रेक फेल है, तो इस पॉइंट पे लिन बचाती है उसको। थोड़ा सा लिन गुस्सा भी जाती है कि ऐसे रोड पे हाई हील पहन के कौन चलता है, पर ठीक है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, बस थोड़ा सा पाँव मुड़ गया था। इस पॉइंट पे मिस रानो से कहती है कि तुम तो जानती हो ना कि चेनमू को मैं यहाँ से ले जाने आई हूँ, फिर भी तुम मुझे बचाई। वो कहती है अब दोनों बातें कैसे रिलेटेड है, मतलब मैं यहाँ खड़ी होकर बस देखते रहती तुमको ठोकते। चेनमू हम दोनों में से किसी को भी चूज करे, ये उसकी मर्जी, पर
यार हम दोनों लड़कियां एक दूसरे से क्यों जलते रहे, वो भी एक लड़का के चक्कर में। तो ठीक है, इतना बात करके वो उसको क्लिनिक लेके जाती है ताकि उसके पाँव में मेडिसिन लगा पाए। इस पॉइंट पे मिस रुआनो से कहती है कि पता है, बच्चे से जो भी मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है ना, उसके पीछे हमेशा कुछ न कुछ रीजन होता था, जैसे कि किसी को मेरे पापा का पैसा चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, पर तुमको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। अब वो कहती है तुम मुझे क्या चाहिए होगा, पर जो भी तो संभाल के लेके जाती है वहाँ से। तो अब ऐसे ही कुछ दिन बीतता है, वो वहीं पे थी और अब वो आई थी मिलने के लिए चेन्मू से। वो कहती है चेन्मू को कि इतने दिन में मैं लिन से बहुत बार मिली और मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छी है, दिल की एकदम साफ है। अब मैं तो बचपन से ही बिगड़ा लूं, पर फिर भी मैं अपने पावर का यूज नहीं कर सकती उसको परेशान करने के लिए, ये बहुत बेकार रहेगा। वैसे तुम बताओ, तुम उसको सच में पसंद करते हो या फिर तुम्हारा भाई तुमको धमका रहा है इसीलिए तुम उसको शील्ड की तरह यूज कर रहे हो? वो कहता है मैं उसको सच में पसंद करता हूँ। इस पॉइंट पे वो कहती है तो ठीक है, वैसे भी मुझे कोई और मिल जाएगा, मुझे अपना लाइफ तुम पे वेस्ट नहीं करना। और बात रहा एंगेजमेंट का, तो मैं बीजिंग जाके सबको पर्सनली बता दूंगी। इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिन बाद वो घर वापस आते हैं फाइनली। तो लिन तो सब कुछ का अरेंजमेंट करके रखी थी, उनके डिस्चार्ज होने पे सेलिब्रेट तो करना था ना उसको। वैसे भी उनको भी बहुत अच्छा लगता है सारा अरेंजमेंट देख के। हाँ, वो अभी ठीक हुए थे ना, तो उनके लिए जूस का अरेंजमेंट था और वो खुद तो ड्रिंक ही करेगी। तो दोनों ऐसे ही बैठते हैं, ड्रिंक करते हैं, साथ में मूवी देखते हैं। इस टाइम पे वो कहती है कि पता है, जिस दिन तुम्हारा तबीयत खराब हो गया था, तुम बेहोश हो गए थे, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारा फेस पसंद है या फिर तुम्हारा पर्सनैलिटी, मुझे बस इतना पता है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो अब तुम बताओ कि तुम फ्रेंड से कुछ ज्यादा बनना चाहोगे? इस पॉइंट पे वो कुछ भी नहीं बोलते, तो उसको भी बड़ा खराब लगता है। वो और ड्रिंक करती है, पर वो उसको रोकते हैं क्योंकि वो कुछ बोलना चाहते थे। वो कहते हैं कि पिछले 20 सालों में ना मुझे इतना शांति, इतना खुशी कभी नहीं मिला जितना भी तुम्हारे साथ मिलता है। हर दिन मैं जब उठता हूँ तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वो आगे कहते हैं कि तुमको याद है जिस दिन तुम सुपरमार्केट आई थी पहली बार, उस टाइम पता है मैं क्या सोच रहा था कि एक तो मेरे ऊपर पानी गिरा दी और ऊपर से हिम्मत तो देखो कि मुझसे मेरा वीजेट आईडी लेने के लिए आई है। इस दुनिया में कोई इतना बुद्धू कैसे हो सकता है? पर बाद में जब डंडा लेके तो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी ना, तब मुझे लगा कि सच में कोई इतना बुद्धू हो सकता है। वो कहती है मैं तो तुम्हें बचा रही थी, बुद्धू बोलोगे तुम मुझे? वो कहते हैं तुमको पता है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे मिल रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं कल तुमसे मिलूंगा, परसों तुमसे मिलूंगा, तो मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ ना जितना तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे बस इस चीज का डर था कि तुम्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा कि मैं सुपरमार्केट का ओनर हूँ बस। वो कहती है मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा, सुपरमार्केट का ओनर होना भी अच्छी बात है और मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब इस पॉइंट पे वो कहते हैं कि अगर तुमको बुरा ना लगे तो हम अच्छे से एक दूसरे को डेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा कपल। वो कहती है हाँ बिल्कुल। तो अब इस टाइम पे वो उसको किस भी करते हैं। तो अब उनकी गर्लफ्रेंड बन गई थी, तो उनके सुपरमार्केट में तो बैठेगी ही, मतलब फुल ओनर की वाइफ वाला टशन था उसका। तो एक दिन ऐसे ही अपने सैलून में काम कर रही थी, तब वहाँ पे एक और आदमी आता है। वो भी अच्छा खासा कार से आया था, अमीर लग रहा था। वैसे वो लू फैमिली का बेटा था, सारे लोग पहचानते थे उसको। और वो आया था लिन से बात करने के लिए। वो अपने कार का चाबी रखता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, पर लिन कहती है कि तुमको दिख नहीं रहा है मैं बिजी हूँ। पर एक मिनट, वो था कौन? तो वो उसका एक्स था, वो ब्रेकअप करके चला गया था। तो वो वही उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम तो बहुत नाराज रहती थी ना, मैं कुछ करता नहीं था इसीलिए, तो मैं देखो शहर जाके प्रोड्यूसर बन गया हूँ, अच्छा खासा पैसा है अब मेरे पास, और बाहर जो कार है ना वो भी मेरा है। तो तुमको जो भी मुझ में पसंद नहीं था, अब ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे पास अब सब कुछ है। तो प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मैं तुम्हें अच्छा लाइफ दे सकता हूँ, तुम्हारे लिए कार खरीद सकता हूँ, एक अच्छा सा फ्लैट खरीद सकता हूँ। अब वो ये सब बोल रहा था। इस पॉइंट पे उसकी माँ भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम तो बोलते थे कि मेरी लिन बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, इसीलिए तो छोड़ के चले गए थे ना उसको बिना कुछ बोले, तो वो अपना पैसा लो और निकलो यहाँ से। पर नहीं, उसको तो अभी भी नहीं जाना था, वो अभी भी अपना चांस मांग रहा था। जिस बात पे लिन कहती है कि तुम जो भी पैसा कमाए हो ना वो तुम्हारा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो ये चाबी लो और निकलो यहाँ से। और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड है। अब इसी टाइम पे वहाँ पे चेन्मू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या हो गया, ये इंश्योरेंस बेचने आए हैं क्या? अब हाँ, इस पे थोड़ा सा हंस देती है लिन, थोड़ा सा इंसल्टिंग था, पर वो कहता है कि तुम इस जैसे लूजर के लिए मुझे छोड़ रही हो। इधर वो तो उसका हाथ मसाज करने पे लगे हुए थे, उसके हाथ में दर्द हो गया होगा ना काम कर करके। अब इस टाइम पे इस बारे में उन लोग में अच्छा खासा बहस होता है। चेन्मू उसको कहते भी है कि तुम ये कार लाके शो ऑफ करना चाह रहे हो, तो इससे सक्सेस तो होता नहीं है। वैसे वो कहता है तुमको क्या पता है इस बारे में, कभी ऐसा कार खरीदने का औकात भी हुआ है तुम्हारा? इस बात पे लिन गुस्सा जाती है। वो कहती है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि सारी लड़कियां तुम्हारे पैसों के पीछे ही मरेगी? मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती थी। तुम पहले भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते थे, और न मैं तुम्हें अब पसंद करूंगी क्योंकि तुम्हारे पास पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं है। और मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे लिए वेट करने वाली हूँ। तो अब तुम तो सक्सेसफुल हो ना, तो जाओ, मेरे ऊपर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जाके कुछ अच्छा करो। अब इतना इंसल्ट सुन के वो चला जाता है, पर वो भूलता नहीं है इस इंसल्ट को। वो जाता है अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठता है, यही सारी बातें करता है। तब उसको पता चलता है चेन्मू के बारे में कि कुछ महीने पहले ही वो यहाँ पे आए हैं, अपना सुपरमार्केट खोले हैं। पर ये बात तो
ऑब्वियस था कि उस आदमी को अपना इंसल्ट बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था। तो वो लोग प्लान करते हैं कि रात में जब वो बंद करता है सुपरमार्केट, तब वो यूजुअली अकेला होता है, तो उस टाइम पे वो लोग मजा चखा सकते हैं उसको। तो ठीक है, रात में डंडा वंटा लेके सब लोग पहुंच जाता है वहाँ पे, तोड़फोड़ मचाने की कोशिश करता है, पर डेफिनेटली वो उन लोग को कूटते हैं। लड़ाई होता है पर चेनमू को कुछ नहीं होता है। इस टाइम पे वो लड़का कहता है कि तुमको क्या लगता है वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है क्या लिन? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसके साथ सब कुछ किया है। जब हम दोनों डेट कर रहे थे ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हुआ था। ये सुन के वो उसको मारने वाले रहते हैं, पर इस टाइम पे लिन खुद ही आ जाती है। वो खुद जाके उसको मारना शुरू कर देती है, अच्छा खासा चाटा लगाती है उसको। वो कहती है उसको कि तुम कितना ज्यादा बेशर्म हो ना, एक लड़की के बारे में रूमर्स फैला रहे हो। मैं बताती हूँ ना कि सच क्या है। उस टाइम क्या हुआ था, जब हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे ना, तो हाथ पकड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ था। मैं पक्का अंधी थी, तुम जैसे आदमी को डेट कर रही थी। इतना बोल के वो उसको कहती है कि निकलो यहाँ से, दिख मत जाना मुझे कभी तुम। बेचारा वो भी डर के भागता है वहाँ से। इस पॉइंट पे चेनमो उसको कहते हैं कि मुझे भरोसा नहीं था उस पे, तुम्हारा हाथ ठीक है ना। इस पॉइंट पे वो उनको हक करती है, कहती है कि फ्यूचर में अगर तुम उस जैसा बेशर्म हो जाओगे ना, तो मैं तुम्हें भी बहुत मारूंगी। वो कहते हैं चिंता मत करो, उस जैसा कचरा आदमी का कंपैरिजन मुझसे क्या ही करना। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। दोनों अपने अपने शॉप पे बैठे हुए थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो वो कहती है कि उसकी मम्मी चेनमू को डिनर पे इनवाइट की है, जिस पे वो कहता है कि वो नहीं आ पाएगा खाना खाने के लिए, क्योंकि वो बीजिंग जा रहा है कुछ दिन के लिए, अपनी मम्मी को मिस कर रहा है इसीलिए जा रहा है। वो कहती है तो फिर ठीक है ना, तुम जाओ आराम से कुछ टाइम स्पेंड करना उनके साथ, मैं सुपरमार्केट का ध्यान रखूंगी। पर हाँ, साथ में ये भी कहती है कि जब तुम जाना ना, तो अपनी मम्मी को मेरे बारे में बताना जरूर। वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बीजिंग पे। मिस रुआन से चेनमू का बड़ा भाई पूछ रहा था कि तुम अचानक से अपना एंगेजमेंट कैंसिल क्यों कर दी, तुमको नहीं पता क्या कि हम दोनों की कंपनीज के स्टॉक प्राइस पे असर पड़ेगा इस चीज का। वो कहती है ना, तुम एकदम डरपोक हो, जब मैं तुम्हारे पीछे थी तो तुम चेन फैमिली से दूर न हो जाओ, इसीलिए तुम मुझे चेनमू के पीछे भेज दिए, और अब मैंने अपना एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे रुआन फैमिली के सपोर्ट के बगैर तुम अपने फैमिली का पूरा प्रॉपर्टी हथियाने में काबिल नहीं रहोगे। इस बात पे वो आदमी कहता है पर चेनमू इसके लायक नहीं है। वो कहती है हाँ, नाजायज बेटा है ना वो चेन फैमिली का, पर उसकी रगों में भी ना अंकल चेन का ही खून दौड़ रहा है। हाँ, तुम्हारे पापा जब कोमा में थे तो तुम उसकी माँ के नाम पे उसको धमका के सारा प्रॉपर्टी हथिया लिए, पावर में आ गए तुम, और घर से भी निकाल दिए। उसको उस छोटे टाउन में जाके रहने के लिए बोले, वहाँ पे शादी करने के लिए बोले, बच्चा करने के लिए बोले, और फिर तुम उसकी माँ को भी उसके पास भेज दोगे। पर मुझे अच्छे से पता है कि तुम उसकी माँ को कुछ कर ही नहीं सकते, कानून नाम का भी तो कोई चीज होता है ना, अगले ही दिन जेल चले जाओगे। और वैसे तुमको क्या लगता है कि चेनमू कोई ऐरा गहरा है क्या कि तुम कुछ भी बोल के उसको मैनिपुलेट कर लोगे? तुमको ऐसा सच में लगता है क्या? अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है चेनमू के ऊपर। वो अपनी माँ के पास आए थे, माँ से ऐसी ही बातें कर रहे थे, माँ को बता रहे थे लिन के बारे में कि वो एक लड़की से मिले, हेयर सैलून चलाती है, बहुत अच्छी है। हाँ, उनकी मम्मी कोमा में थी, कुछ नहीं सुन पा रही थी, या फिर यूँ कहा जाए कि सुन पा रही थी, बस रिएक्ट नहीं कर रही थी, पर फिर भी वो बता रहे थे कि वो बहुत ज्यादा खुश है। वो जब भी उसके साथ रहते हैं बहुत अच्छा लगता है उनको, और जब वो होश में आएंगी तो चेनमू जरूर लेके जाएगा उनको लिन से मिलवाने के लिए, उनको भी बहुत अच्छी लगेगी। वो इतना बात करके वो चला जाता है, पर उसकी माँ रिएक्ट करती है, उनका उंगली हिलता है। इधर उसके बड़े भाई को पता चलता है कि चेनमू यहाँ पे आ चुका है, अपनी माँ से गया है मिलने के लिए, तो वो अपने आदमी को कहता है चेनमू को यहाँ पे लाने के लिए। अब भाई उसको भी तो जवाब देना था ना मिस रुआन को, वो अभी अभी तो बोली थी कि चेनमू को वो ऐरा गैरा आदमी समझ रहा है क्या, तो उसको दिखाना था कि एक्चुअल में चेनमू का औकात क्या है। तो थोड़ी देर में चेनमू वहाँ पे आते हैं, जिस बात पे उनका बड़ा भाई कहता है कि तुम भूल गए क्या कि मैंने तुम्हें यहाँ पे आने के लिए मना किया, परमिशन लिए क्या तुम मेरा? वो कहते हैं कि मैं यहाँ सब कुछ छोड़ के गया था मेरी माँ के लिए, मुझे डर था कि कहीं ये कुछ कर न दे मेरी माँ को। पर तुम मुझसे कितना डरते हो? मतलब मैं नाजायज बेटा हूँ चेन फैमिली का, मैं मानता हूँ, पर मेरा भी तो कुछ हक है ना। तुम इस बात से इतना डरते हो कि मैं आके अपना हक न मांगू, इसीलिए मुझे जबरदस्ती वहाँ पे रखना चाहते हो। अगर ये बात सबको पता चलेगा तो क्या इमेज रह जाएगा तुम्हारा? वो कहता है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? चेनमू कहते हैं कि तुम बिल्कुल डरते हो कि कहीं मैं आके अपना प्रॉपर्टी ना मांग लूं, और तुमको क्या लगता है तुम्हारे डर की वजह से मैं सब कुछ छोड़ के वहाँ पे गया था? नहीं, मुझे चेन फैमिली का प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा वो कंपनी कुछ भी नहीं। तुम्हारे फैमिली में आने का तो बस एक ही रीजन था, क्योंकि मेरी माँ उस आदमी से प्यार करती थी। ऑब्वियसली मिस्टर चेन का बात हो रहा था यहाँ पे, तो चेनमू के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम अभी भी नाटक कर रहे हो, तुम सच में अपनी मर्जी से चाहते हो क्या कि तुम उस जगह पे जाओ, उस गाँव की लड़की को डेट करो, उसके साथ शादी करो? इस बात पे चेनमू गुस्सा आ जाते हैं कि तुम उसको जज करने के लायक हो नहीं तो करो भी मत, और साथ में उसको एक पेन ड्राइव भी देते हैं
जिसमें सारा एविडेंस था कि वो इस कंपनी में कितना झोल झपाटा किया है, कितना ज्यादा एसेट अपने नाम पे ट्रांसफर किया है। पर ये देखने के बाद उसका बड़ा भाई कहता है कि तो क्या हो गया, सब कुछ तो मेरे ही अंडर है ना। चेनवो कहता है कि ये पेन ड्राइव ना बैकअप है, मेरे पास ओरिजिनल है और मैं उसका यूज भी कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैं अपनी माँ को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करवा चुका हूँ, पर अगर तुम उनके साथ और मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश किए ना तो ये पेन ड्राइव इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन टीम के पास भी जा सकता है। इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अब बाहर जाते हैं तो मिस रुआन आती है। वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो और अब तुमको पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये बदलाव अच्छा है। वैसे मुझे नहीं पता कि वहाँ के लोग कैसे हैं, पर लिन बहुत अच्छी है, तो मैं भी वहाँ पे जाना चाहती हूँ। वो कहते हैं तुम्हारा हाई हिल्स की वजह से तुम्हारा पाँव मुड़ सकता है वहाँ पे। इस बात पे वो चिढ़ जाती है, वो चली जाती है वहाँ से। अब इस पॉइंट पे उनको कॉल आता है लिन का। ऑब्वियसली वो पूछ रही थी कि वो कब आएंगे, वो उनको मिस कर रही है, जिस पे वो कहते हैं कि कल आ जाएंगे वो। तो ये सुन के डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती भी है कि वो उनको पिकअप करने आ जाएगी। तो नेक्स्ट डे वो उनको पिकअप करने पहुंच भी जाती है। वो भी इक्वली एक्साइटेड थे जितनी वो थी। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं, अच्छे से मिलते हैं। लिन कहती है कि तुम्हारी आंख में कितना बड़ा बड़ा डार्क सर्कल हो गया, अच्छे से सो नहीं रहते ना और खा पी भी नहीं रहते। चलो मेरी मम्मी कुछ अच्छा बनाई, हम लोग साथ में खाते हैं। पर नहीं, वो कहते हैं कि रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, तो थोड़ा शांत जगह देख के चलते हैं। तो ठीक है, दोनों जाते हैं, आराम से बैठते हैं। अब वो बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। एक्चुअली मैं सिर्फ सुपरमार्केट का ओनर ही नहीं हूँ, बीजिंग के चेन फैमिली का बेटा भी हूँ, पर नाजायज बेटा हूँ। माँ को धोखा मिला था। कुछ दिन पहले चेन फैमिली के पर्सन इंचार्ज यानी कि मेरे पापा मिस्टर चेन कोमा में चले गए, तो उनकी बीमारी का फायदा उठा के उनका बड़ा बेटा यानी कि चिन लिंसन उनका पूरा प्रॉपर्टी हथिया लिया। वो पावर में आ गया, तो उसको डर था कि कहीं प्रॉपर्टी के लिए मैं ना उससे लड़ाई करूँ, इसलिए वो मेरी माँ का नाम लेके मुझे धमकी देता था। वो मुझे बीजिंग से निकल जाने के लिए कहा, ऐसे ही किसी छोटे से टाउन में बस के किसी और से शादी करने के लिए कहा और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बताने के लिए कहा। सिर्फ इसी के लिए वो मेरी माँ को जिंदा रहने देगा। और अभी मैं जो बीजिंग गया था वो इसीलिए भी गया था क्योंकि मुझे सारा एविडेंस मिल चुका था उसके कारनामों का। और इसी टाइम पे मैंने अपनी माँ को भी शिफ्ट कर दिया एक अच्छे हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में मुझे भरोसा है। पर लिंसन पूरा पागल है, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसको जो चाहिए उसको वो मिल नहीं जाता। तो मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर तुमको डर लग रहा है मेरे साथ होने में तो तुम बैकआउट कर सकती हो। वो कहती है कि किस चीज से बैकआउट करना है, तुमको मैं क्या गधी लगती हूँ? जब वो मिस रुआन आई थी ना इतना महंगा कपड़ा पहन के, इतना महंगा बैग लेके, तभी मुझे समझ में आ गया था कि तुम कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं हो। तो अब जब सब कुछ पता चली गया तो चिंता किस बात का? वो कहती है कि तुम्हारा फैमिली मैटर्स चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, चाहे वो चिन लिंसन कैसा भी आदमी हो, पर ये हिंगसी टाउन मेरा है। और अगर वो यहाँ आने की हिम्मत करेगा ना या फिर तुम्हारी माँ को खुश करने की हिम्मत करेगा तो मैं रेजर लेके उसका पूरा बाल छील दूंगी। अब हाँ, इस बात पे बहुत ज्यादा हंसी आता है उनको। पर अब वो कहती है कि अब तो तुम अमीर ही हो, तो मैं ऐसे थोड़ी रह सकती हूँ। मैं भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट बहुत अच्छे से चलाऊंगी, बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी और बहुत पैसे कमाऊंगी। उसके बाद कभी अगर ऐसा हुआ कि चिन फैमिली में तुम्हारे लिए जगह नहीं होगा तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वो अपने सैलो में थी, ऐसे ही वीडियो शूट कर रही थी, हेयर स्टाइल बनाना सिखा रही थी। अब इस टाइम पे वहाँ पे मिस रुआन आती है अपना सामान वामान लेके, मतलब कुछ दिन रहने के लिए आई थी। वैसे उसको देख के दोनों ही शॉक्ड होते हैं, पर ठीक है, वो कहती है कि वेकेशन के लिए नहीं आ सकती क्या मैं? कोई अच्छा सा गेस्ट हाउस बताओ मुझे, मैं वहाँ पे रुकूंगी। अब इतना तो ठीक है, पर अचानक से वो देखती है कि वो वीडियो शूट कर रही थी, तो वो कहती है कि लाइट्स वगैरह सही से रखा हुआ नहीं है, तो मैं तुम्हें सिखाऊं अच्छा खासा वीडियो कैसे बनता है, मतलब अमीरों जैसा। अब हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सीखना चाहती थी। वो उसको कहती है सिखाने के लिए और साथ में अपनी मम्मा को भी बोल देती है उसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाने के लिए। तो अब दोनों जाती है, वो उसको सिखा रही थी, थोड़ा अच्छा एक्सप्रेशन दे रहा, थोड़ा अच्छा पोज, और सच में वो जैसे जैसे सिखाती है लिन पूरा वैसे वैसे ही कर रही थी और उसका फॉलोअर सही में बहुत बढ़ रहा था। तो अब एक दिन तीनों ऐसे ही बैठ के खाना खा रहे थे। इस पॉइंट पे मिस रुआन उससे कहती है कि तुमको पता है ना कल किसी का बर्थडे है, अब गर्लफ्रेंड होने के नाते कुछ तो करोगी ना। इस पॉइंट पे लेना अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम्हारा बर्थडे है, तुम बताया नहीं मुझे। वो कहता है कि बस बर्थडे ही तो है, इसमें बताना क्या है। जिसपे मिस रुआन बहुत अच्छे से कहती है कि कितना अनरोमांटिक बात है ना, मैं जा रही हूँ अपने गेस्ट हाउस, देखो तुम क्या कर सकती हो। तो ठीक है, वो तो देख ही लेगी। अब नेक्स्ट डे जब वो अपने घर पे आते हैं तब वो उनको बहुत अच्छा सरप्राइज देती है, केक लेके सीधे एकदम उनके सामने आ जाती है, उनको बर्थडे विश करती है। वैसे ये केक वो खरीद के नहीं लाई थी, खुद से बनाई थी। थोड़ा सा अगली दिख रहा था पर ठीक है ना। और वैसे इतना ही नहीं, पूरे रूम को डेकोरेट भी कर दी थी। इस पॉइंट पे वो उससे कहते हैं कि जब से उनकी माँ कोमा में गई है ना, तब से वो अपना बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं किए और उनको तो ऐसा लगता था कि शायद कभी कर भी नहीं पाएंगे। पर वो कहती है कि अब से ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे बर्थडे में हमेशा मैं रहूंगी ना तुम्हारे साथ। तो ठीक है, वो कहती है कि विश मांगो जल्दी से। इस पॉइंट पे वो उसको कहते हैं कि मेरा विश तो पूरा हो गया, और बस शुरू हो जाते हैं उसको किस करना। हाँ, इस मोमेंट पे वो भी मना नहीं करती है, पर फिर भी वो उससे परमिशन लेते हैं कुछ भी आगे करने से पहले, जिस पे वो राजी भी थी। तो ठीक है, फिर दोनों ये नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट डे उसकी मम्मी चिल्लाए जा रही थी उसका नाम ले लेके, घर पे तो वो नहीं
आई थी तो ढूंढ रही थी, ऑब्वियसली ढूंढेगी जाके वो चिन्मू के घर पे। वो तो चिन्मू के साथ आराम से सोई हुई थी, अचानक से उनका आवाज सुनती है तो जग जाती है। वो चिन्मू को भी उठाती है, कहती है कि मम्मी आई है गेट पे, प्लीज मत बताना कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ थी। तो ठीक है, फिर वो फटाफट से जाती है छिपने और चिन्मू जाते हैं गेट खोलने। पर मम्मी उसकी कुछ सुनने वाली थोड़ी थी, वो तो सीधे घर के अंदर आती है, पूरे घर में चिल्लाते रहती है उसका नाम और फाइनली उसको ढूंढ भी लेती है और सीधे जाके कहती है कि चलो नीचे आओ। वो थोड़ा सा अपनी माँ को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर माँ उसके अभी कुछ सुनने वाली थी, सीधे उसको पकड़ती है और रूम में लेके आती है अपने। हाँ, वो थोड़ा कुछ बोलने चाह रहे थे पर कुछ नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं माँ सुनने वाली थी। अब अपने घर पे ले जाके डांटती है ऐसे ही कि तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या, तुम दोनों का शादी नहीं हुआ है, सेम बेड पे सोई हुई थी। वो कहती है कि रिलेशनशिप में ये तो नॉर्मल है ना माँ, और वैसे भी मैं अडल्ट हूँ और चिन्मू कोई खराब आदमी नहीं है। उसकी माँ कहती है कि कितना बड़ा हम लोग का टाउन है, बहुत छोटा सा है, लोग बातें बनाएंगे। दिन में एक लड़का के रूम से बाहर आना, कितने लोग तुमको दिखे होंगे, पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे तुम्हारे पीठ पीछे। वो कहती है माँ सभी तो डेट करते हैं ना, मुझे नहीं भरोसा हो रहा कि कोई ऐसा कुछ बोलेगा, सब करते हैं। अब ये सुन के उसकी माँ और डांटती है। तो इस टाइम पे आ जाते हैं वहाँ पे चिन्मू। वो कहते हैं कि प्लीज इसको डांटिए मत, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा इसकी। माँ कहती है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तुम? वो कहते हैं कि मैं शादी करूंगा लिन से, मैं इसका ध्यान रखूंगा। अब ये सुन के वो पहले बाहर लेके जाती है चिन्मू को। वो कहती है तुम ऐसा क्यों बोले माँ के सामने कि हम लोग शादी करने वाले हैं? वो कहता है कि क्या कहना चाहती हो तुम? जिस पे वो कहती है कि हम लोग अभी सिर्फ डेट कर रहे हैं ना, कुछ ही दिन में तुम सीधे शादी पे आ गए। वो कहता है कि मुझे लगा ये सब कुछ हुआ है तो तुम्हारे फैमिली को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। वो कहती है कि उसका चिंता तुमको नहीं करना पड़ेगा, शादी किसी एक आदमी के ऊपर नहीं होता है कि बस डिसाइड कर लिया, बोल दिया, हो गया। तुमने मुझसे मेरा ओपिनियन पूछा क्या? मैंने कभी तुमको कहा क्या कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? या फिर तुमको ऐसा लगता है कि बस तुम बोल दिए तो मतलब हो गया, मुझे कुछ बोलने का जरूरत नहीं है? तुमको पता है इससे क्या पता चलता है कि तुम कितने ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल आदमी हो? तुमको ऐसा लगता है क्या कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ सोई हूँ तो इसका मतलब तुम जो बोलोगे मुझे वो मानना पड़ेगा? वो कहता है नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। पर वो कुछ आगे सुनती ही नहीं, बस चली जाती है वहाँ से। अब इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे तो मिस रुआन भी आती है। हाँ, बगल में ही उसका गेस्ट हाउस था तो वो भी सुन ली थी सारा बात। वो कहती है चिन्मू को कि मेरे पास एक आइडिया है, पहले तुम बताओ कि तुम सच में चाहते हो अपनी पूरी जिंदगी लिन के साथ स्पेंड करना या फिर ये बस अभी तुम्हारे दिमाग में आया? इस बात पे वो कुछ नहीं बोलते, जिस पे मिस रुआन कहती है कि शायद लिन सही है, तुमको उसके डिसीजन का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके थॉट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। शादी जिंदगी भर का कमिटमेंट होता है और मुझे नहीं लग रहा है कि तुम रेडी हो अभी, तो तुम जाओ अभी उससे माफी मांगो, दिल से माफी मांगो और उसको फील करवाओ कि हाँ तुम सच में उसके साथ रहना चाहते हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम दोनों साथ में नाइट स्पेंड किए हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हो। तो ठीक है, वो जाता है। इधर वो भी अपने सैलून आ चुकी थी, काम कर रही थी। हाँ, मन तो नहीं लग रहा था पर फिर भी कर रही थी। इस पॉइंट पे उसके पास फिर से उसका एक्स आता है गिफ्ट लेके एंड अगेन वो उसे रूडली बात करती है। वो आदमी उससे माफी मांगता है, कहता है कि उस दिन उसको रात में और सारे लोग को लेके सुपरमार्केट नहीं जाना चाहिए था लड़ाई पीट करने के लिए, ना ही कुछ भी ऐसा बोलना चाहिए था। लिन कहती है हो गया तुम्हारा, तो वहाँ गेट है, निकल जाओ वहाँ से। वो कहता है सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सबको पता है कि जब मैं बाहर गया था पैसे कमाने के लिए तो मेरे पास सिर्फ एक ही मोटिवेशन था कि मैं वापस से खूब सारा पैसा कमा के आऊँ और तुम्हारे साथ जिंदगी स्टार्ट करूँ। हाँ, जब मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड को देखा था तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। पर हम दोनों फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते क्या? मेरा स्टेटस उस सुपर मार्केट वाले लड़के से तो बहुत ज्यादा है। वो कहती है कि मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी शुरू नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास बॉयफ्रेंड है। अगर मैं सिंगल भी होती ना तो यही आंसर देती तुमको, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं ही नहीं, तो फोर्स करने का कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं करती मैं, मतलब नहीं करती, जाओ यहाँ से। वो कहता है जब हम दोनों साथ हो जाएंगे ना तो मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा, तुम्हारे लिए अच्छा खासा घर खरीद दूंगा। ऐसे ही कर करके बकवास कर रहा था। अब उसको नहीं रहना था भाई उसके साथ, मना कर रही थी तो जा ही नहीं रहा था, तो वो खुद ही चली जाती है वहाँ से। पर वो तो उसके पीछे पीछे आया जा रहा था और जो कि चिन्मू भी देखते हैं तो वो जाके रोकते हैं उसको। तो अब चिन्मू को देख के वो लड़का थोड़ा गुस्सा आता तो है पर चला जाता है वहाँ से। पर जो भी था गुस्सा में तो अभी भी थी वो वहाँ से जाती है अलग। पीछे पीछे आते हैं चिन्मू भी। पहले स्मोक वो करना चाह रहे थे पर वो करती है फिलहाल क्योंकि दिमाग उसका गर्म था। एंड देन अपने दिल की बातें कहना शुरू करती है। वो कहती है कि मैं उससे ब्रेकअप की थी ना, उसका रीजन ये नहीं था कि वो गरीब था। जब तक भूखे मरने का नौबत नहीं आता है तब तक पैसा के साथ या फिर बिना भी रहा जा सकता है। पर मुझे ऐसा लगता था ना कि वो बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, वो बस बोलता था, करता कुछ नहीं था। जितना भी चीज वो प्रॉमिस किया था वो कुछ नहीं किया। इसी वजह से मैंने उससे ब्रेकअप किया था। पर उसको ऐसा लगता है कि वो गरीब था इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। तो इसीलिए वो बाहर गया ढेर सारा पैसा कमाने के लिए और आगे जबरदस्ती मेरे साथ रहना चाह रहा है, मुझसे हाँ बोलवाना चाह रहा है। इस पॉइंट पे चिन्मू कहते हैं तो फिर तुम इसी वजह से गुस्सा थी क्या आज सुबह मुझसे भी, क्योंकि तुमको ऐसा लग रहा था कि मैं उस जैसा हूँ जो कि सिर्फ खाली प्रॉमिस करना जानता है, पूरा करना नहीं जानता। वो कहती है हाँ, पर साथ में ये भी कहती है कि पता है मुझे उस टाइम ये भी लग रहा था कि हम दोनों अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं जो इतना बड़ा डिसीजन ले पाए। अगर कोई रिश्ते को इतना कैजुअली
सेक्सुअली ट्रीट किया जाएगा ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अंजाम अच्छा नहीं होता। इस बात पे वो कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं ही गलत था सुबह में, मैंने ही तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, पर अब हम लोग साथ रहते हैं, कपल टाइम एंजॉय करते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हैं, और जब हम लोग को ऐसा लगेगा कि हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते तब देखा जाएगा उस टाइम क्या करना है। इस बात पे वैसे वो मान जाती है। अब इसी टाइम पे उनको कॉल आता है और पता चलता है कि उनकी मम्मी को होश आ चुका है, तो वो तो फटाफट से जाने के लिए निकलते हैं, पर 1 मिनट लिन रोकती है क्योंकि वो भी जाना चाहती थी उनके साथ, तो दोनों जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी मम्मी को होश तो आ चुका है, पर आधा घंटा ही वो लोग मिले क्योंकि रेस्ट करने दे उनको। तो ठीक है, वो जाते हैं, अपनी माँ से बात करते हैं। माँ पूछती है कि वो कितना साल से कोमा में थी, जिसपे उनको पता चलता है कि 3 सालों से। पापा के भी बारे में पूछती है, पर वो कहते हैं कि सब ठीक है माँ, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तो माँ का ध्यान जाता है लिन पे। पूछती है कि वो कौन है, वो कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड, इसका नाम लिन जाओ है। वो भी आके बहुत प्यार से उनको हेलो बोलती है, कहती है कि वो एक बार ठीक हो जाएगी तो वो उनको अपने होम टाउन लेके जाएगी बढ़िया बढ़िया खाना खिलाने के लिए। तो ठीक है, फिलहाल वो बाहर चली जाती है ताकि माँ बेटे दोनों थोड़ी देर बात कर ले। अब बाहर आती है तो वहाँ पे मिस वन थी। वो कहती है कि चिन्मू जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं, ये बहुत कुछ झेला है बचपन से जो कि एक नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकता। ये चिन फैमिली का नाजायज बेटा था, तो बचपन से चिन फैमिली में आया नहीं था, पहले तो अलग ही जगह रहता था, पर जब आया चिन फैमिली में तो स्कूल में चिन लिंगशन खुद तो परेशान करता ही था इसको, पर बाकी बच्चे भी परेशान करते थे इसको, बाथरूम में बंद कर देते थे, मारते पीटते थे। इसकी माँ का भी चिन फैमिली में कुछ चलता नहीं था, तो बस पूरा टाइम रोती रहती थी माँ इसकी। बाद में रुआन फैमिली से जुड़ने के साथ चिन लिंगशन थोड़ा सा ठीक हुआ, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो पापा के डेथ के बाद सारा पावर चिंग लिंगशन और उसकी बहन के हाथ में चला गया, और वो लोग चिन्मू को बस धमकाते थे उसकी माँ के नाम पे। इधर अंदर माँ भी अपने बेटे को कुछ बताती है। वो कहती है कि चिंग लिंगशन उन लोग को छोड़ेगा नहीं। ये बात चिन्मू के पापा को बहुत पहले पता चल गया था, तो इसीलिए कार एक्सीडेंट के पहले ही उसके पापा एक विल बनवा दिए थे। इस बारे में किसी को पता नहीं है, पर चिन्मू की माँ को पता था, तो वो बताती है कि कहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर ये विल उनको मिल जाता है तो चिंग लिंगशन कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा उन लोग के साथ। तो ठीक है, वो ढूंढ लेंगे। तो अब काम के सिलसिले में वो थोड़ा ऐसे ही बिजी रहते थे, और तब तक उनकी माँ का ध्यान रखते थे लिन। तो उसकी माँ ऐसे ही उससे पूछती रहती है कि वो और उनका बेटा कैसे मिले, क्योंकि चिन्मू तो कुछ बताने से रहे, पर वो थी ना, वो अच्छे से बताती है कि वो हिंगसी टाउन की है, हेयर सैलून चलाती है, और चिन्मू उसी के बगल में सुपरमार्केट चलाते हैं। और जब वो उनसे पहली बार मिली तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज आई कि यार कितना हैंडसम है। उसके बाद वो अपने एंड से उनसे बात करना शुरू की। तो ऐसे ही कर करके माँ क्वेश्चन कर रही थी कि वो लोग मिले कैसे, वो लोग डेट कैसे करना शुरू किए, और लिन आंसर कर रही थी। वैसे चिन्मू की माँ को भी वो पसंद थी, पर वो उससे पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से मुझे कैसी लड़कियां पसंद होगी, जिस पे वो थोड़ा सा दिमाग लगा के कहती है कि जैसी लड़कियां चिन्मू को पसंद होगी। अब ऐसे बात तो सही है, और लिन कहती भी है कि पता है मेरी मम्मी तो हमेशा बोलती है कि मैं जिससे भी बात करती हूँ ना उसका मूड अच्छा हो जाता है। आप भी बहुत खुश हो गई होंगी नहीं? अब हाँ, माँ खुश तो हो गई थी, पर वो कहती है कि आप सच में अपना ध्यान रखिए, चिन्मू आपके लिए बहुत वरीड है। जब वो हिंगसी टाउन में था ना तो वो सिर्फ आप ही के बारे में बात करता था, आपको बहुत मिस करता है। माँ कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, अब वैसे भी चिन्मू को तुम्हारी जितनी प्यारी गर्लफ्रेंड मिल गई है तो मैं तो जल्दी जल्दी ठीक हो ही जाऊंगी। तो इस पॉइंट पे माँ कहती है कि अभी चिन्मू तो बहुत ज्यादा बिजी रह रहा है ना, तुम बोर तो नहीं हो रही हो मेरे साथ रह के? वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, इसी बहाने मैं आपके साथ बैठती हूँ, मुझे भी आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, और अभी वो दूर है इसी वजह से तो मैं उसकी आपको सारी फनी स्टोरीज बता पा रही हूँ। पर ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो चिन्मू से मिलती नहीं थी, तो आज दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे थे बहुत अच्छे खासे रेस्टोरेंट में, और साथ में वो उसको बताते भी कि उनको उनके पापा का विल मिल चुका है, तो आज न कल जो उनका और उनकी माँ का है वो लेके रहेंगे। इस बात पे वो कहती है तो इसका मतलब तुम तो बहुत अमीर हो जाओगे, तो फिर हिंगशी जाके सुपरमार्केट तो नहीं चलाओगे? इतना अच्छा घर काम सब कुछ छोड़ के वहाँ जाना तो टाइम वेस्ट करना होगा ना तुम्हारे लिए। वो कहते हैं ऐसा थोड़ी है, मैं जितना दिन तक हिंगशी में रहा हूँ ना उस टाइम मुझे पता चला कि मैं एक्चुअल में जी रहा हूँ। ये तो मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था वहाँ जाने का, वरना मैं तुमसे कैसे मिलता। मैं सिर्फ यहाँ पे इसीलिए आया हूँ ना ताकि जो मेरा और मेरी माँ का है वो मुझे मिल पाए। और बात रहा मेरी माँ का, तो वो भी हमेशा कंप्लेन करती रहती है कि यहाँ का क्लाइमेट उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो एक बार ठीक हो जाएंगे तो हम लोग दोनों उस जगह जाएंगे। ये सुन के वो रिलैक्स हो जाती है और काफी खुश भी। तो वैसे ही दोनों बात करते रहते हैं। वो कहती है कि तुम इतना अमीर हो जाओगे तो मुझे डम तो नहीं करोगे ना? वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं तो जिंदगी भर जीने का सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ। मैं तो सोच रहा था उस दिन का कि जब हमारे बच्चे होंगे। अब ये सब सुन के उसको खांसी तो होता ही है, पर साथ में वो वहाँ से चली भी जाती है। अब उनको लगता है कि शायद गुस्सा उस्सा हो गई क्या, तो वो जाके उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। वो तो थोड़ा शर्मा गई थी, तो थोड़ा सा ऐसे ही मस्ती करते हैं। और इस टाइम पे वो कहते हैं कि आज होटल मत जाओ, आज तुम घर चलो। अब कौन से घर? वो कहती है तुम और तुम्हारा भाई वाला क्या, इतना बड़ा फैमिली मैं नहीं जाऊंगी। वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसे भी विल के बाद
चेन फैमिली में तो पूरा वॉर ही छिड़ा हुआ है। वो कहती है मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं क्या? वो कहते हैं कि नहीं, पापा तीनों बच्चों के नाम पे इक्वली प्रॉपर्टी डिवाइड की है। पर ऑब्वियसली वो चेन लिनशन इन लोग का भी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था, जो कि चेनमो तो होने नहीं देंगे। अब ये सब तो ठीक है, पर आज वो जो घर पे लेके जाने की बात कर रहे थे ना, वो अपने घर पे लेके जाने की बात कर रहे थे, जो वो अपने पैसे से खरीदे थे ग्रेजुएशन के बाद। अब ये सुन के उसको बहुत बड़ा झटका लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद किसी के पास इतना पैसा नहीं होता घर खरीदने का, तो वो कैसे खरीद लिए? जिसपे वो बताते हैं कि स्टॉक से। तो ये सुन के वो तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। साथ में कहती भी है कि वो जो सुपरमार्केट, उसका भी सारा पैसा स्टॉक से ही था। वो कहते हैं हाँ। तो वो कहती है उसको भी सिखा देने के लिए। वैसे भी ठीक है, बाकी सबसे भी पैसा आ ही रहा है, पर एक बार अच्छा खासा कमाने लगेगी तो उसके पेरेंट्स सही से रिटायर हो सकते हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा ना फिर। तो ठीक है, वो उसको सिखा देंगे। अब ये सब बात करने के बाद वो उसको लेके जाते हैं अपने अपार्टमेंट में। काफी अच्छा घर था, उसको तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस टाइम पे वो उसको ड्रिंक के लिए पूछते हैं, ऑब्वियसली वो करेगी। तो इस टाइम पे वो वहाँ से नाइट व्यू देख रही थी। वो कहती है कि सब कुछ कितना अच्छा है ना, पर बहुत अकेला है। तुम जब यहाँ पे रहते थे तो बहुत अकेलापन फील नहीं करते थे? वो कहते हैं हाँ करता था ना, पर अब नहीं करूंगा क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। इतना बोल के उसको किस करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद ये दोनों आज रात साथ में स्पेंड करते हैं। पर जब नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों उठते हैं तो दोनों को ही अजीब लगता है। दोनों फटाफट से ड्रेसअप करते हैं और वो चाहते हैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तब तक कहते हैं कि अगर तुम सोना चाहती हो तो सो जाओ। तो अब थोड़ी देर बाद वो जाके ब्रश कर रही थी, तभी उसको मिस रॉन का कॉल आता है। वो भी ऑब्वियसली जानती ही थी कि लिन बीजिंग आई हुई है और ये भी जानती थी कि चेनमो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अभी। तो वो साथ में घूमने चलने के लिए कहती है। अकेली लिन यहाँ पे क्या ही करेगी? तो वो तो झट से मान जाती है। थोड़ी देर में ब्रश करके बाहर आती है तो उसका ब्रेकफास्ट तो रेडी था। साथ में वो बताती भी है चेनमो को कि मिस रॉन का कॉल आया था, वो मुझे कह रही थी साथ में घूमने चलने के लिए। और बात भी सही था, कुछ दिन के लिए वो बिजी थे मीटिंग्स एंड ऑल में। तो वो कहते हैं कि तुम आराम से जा सकती हो, पर साथ में अपना कार्ड भी देते हैं। उसको जितना पैसा खर्च करने का मन वो कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इस बात पे वो थोड़ा सा गुस्सा आ जाती है। वो कहती है कि मेरे पास भी पैसा है, मैं तुम्हारा क्यों यूज करूँ? और हम तो बस डेट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, ऐसे तुम्हारा पैसा खर्च करना ठीक नहीं लग रहा है। पर वो उसको समझाती है कि हम तो कपल है ना, और हस्बैंड वाइफ के बीच में तो ऐसा होता है। आज न कल तो तुम यूज करोगी ही ना, और तुम यूज करोगी तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो बोल बोल के पकड़ा ही देते हैं। इस पॉइंट पे वो भी कहती है कि हाँ तुम्हारे लॉजिक में सेंस तो है, तो रख लेती है कार्ड। तो मिस रॉन के साथ पहुंच जाती है पार्लर। वहाँ पे तो लेडीज उन लोग को देखती है, जिसमें से एक बहुत ही बकवास करते रहती है। मिस रॉन को कहती है कि तुम कैसी लड़की के साथ घूमने लग गई, गरीबी का कितना गंदा बदबू आ रहा है यहाँ पे। पर एक मिनट, वो थी कौन? जिसपे मिस रॉन लिन को बताती है कि ये चेन लिनशन की वाइफ है, यानी कि उसकी भाभी हुई। वैसे इस टाइम तक उस लेडी का बकवास करना रुका नहीं था, वो ऐसे ही उलझुल बकवास करी जा रही थी। पर उसको क्या पता था कि लिन चुप रह के सुनने वालों में से नहीं है। मिस रॉन को शांत कराती है और खुद बोलना शुरू करती है उन लोग को। अच्छा खासा इंसल्ट करती है और साथ में कहती भी है कि तुमको क्या लग रहा है मेरे पास पैसा नहीं है? ये देखो मेरा ब्लैक कार्ड मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है, मैं जितना चाहूँ उतना पैसा खर्च कर सकती हूँ। और इतना ही नहीं, उसी टाइम पे वहाँ पे वेटर को बुलाती है और पूरा हेड टू टो सेशन बुक करने के लिए कहती है। साथ में सबसे मस्त वीआईपी रूम भी अरेंज करने के लिए कहती है। और इसके बाद तो उस लेडी को कुछ बोलने ही नहीं देती, खुद सुनाती भी है। और जब उसका प्राइवेट रूम रेडी हो जाता है तो उसको एक्सक्यूज में बोल के चल देती है। वैसे तो उसके इन सब बातों से मिस रॉन भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, पर हमारे लिन थी ही ऐसी। तो अब दिन भी आ जाता है उसका हेंगसी टाउन वापस जाने का। हाँ अकेले जा रही थी क्योंकि चिन्मू का काम अभी खत्म नहीं हुआ था और साथ में उनकी माँ भी अच्छे से ठीक भी नहीं हुई थी। तो एक बार सब कुछ अच्छे से निपटा के वो आ जाएंगे वहाँ पे। पर एक मिनट, वो उसको गाड़ी में बैठने दे। तब तो वो कहते हैं पहले किस करने के लिए, करती है तब भी नहीं साइड होते, फिर से कहते हैं। वो कहती है चलो ना, तुम्हारा तो कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर बैठ के अपने घर आ जाती है। घर पे आती है, अपने मम्मी पापा के साथ बैठती है। माँ पूछती है चिकमू के माँ के बारे में, तो वो बताती है कि वो बहुत अच्छी है, बस अभी अच्छे से ठीक नहीं हुई है इसीलिए वहाँ पे है। और उनके होने वाले दामाद के बारे में भी सब कुछ बताती है कि कितना अमीर है कितना नहीं, क्या फैमिली है, हर एक चीज। जिसपे माँ थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि चिन फैमिली बहुत ज्यादा अमीर था और वो लोग तो इतना अमीर नहीं थे ना। तो कल की डेट में अगर लिन के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ वहाँ पे तो उसको लोग बुरे तरीके से ट्रीट करेंगे। तो पर वो माँ को समझाती है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, चिन्मो वैसा आदमी थोड़ी है। तो उन लोग को भी अपने दामाद पे तो विश्वास रखना ही चाहिए। इस पॉइंट पे उसके पापा कहते हैं कि शादी तो हुआ नहीं है, अभी से उसका साइड ले रही हो। पर ठीक है, बिल्कुल ले सकती है। तो वैसे ही उसका भी दिन चल रहा था, अपना वीडियोस बनाती थी और उसका वीडियोस ऑब्वियसली चिन्मो भी देखते थे, जिससे उनको भी एक आइडिया लग जाता था कि वो क्या कर रही है, कैसी है। और मोस्टली वो लाइव ही रहती थी और ना वो दोनों बात भी करते थे। तो अब एक दिन दोपहर में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसको पता था कि चिन्मो वापस आने वाले हैं। पर सुबह से दोपहर हो गया अभी तक आए नहीं, तो उनका बाट जो रही थी वो। उसकी माँ भी नोटिस करती है, कहती है कि प्यार में पूरा बावली हो गई हो, एक ही जगह आधा घंटा से बाहर रही हो। तो बेचारी वो भी क्या करे, मिस ही इतना कर रही थी। कहती है कि उसके काम के चक्कर में ढंग से बात कर रही थी और मिलना तो दूर की बात है, तो मिस नहीं करूंगी क्या। अब इस टाइम पे बगल से चिन्मू का आवाज आता है, वो तो सीधे जाके उनके गोद में चढ़ जाती है। हाँ उसकी माँ
थोड़ा सा कहती है कि शर्म है ही नहीं इस लड़की में, उतरो जल्दी। पर कोई देख नहीं पाता कि उनके साथ उनकी मम्मी भी आई है, पर जैसे ही देखती है फटाफट से उतर जाती है और उनको एक्सप्लेन करने लगती है कि नहीं नहीं ऐसा यूजुअली नहीं करती हूँ मैं। पर ठीक है, इस टाइम पे उसकी मजा आती है उनकी मम्मी से बात करने के लिए। दोनों लोग ऐसे ही बात करती है, एक दूसरे का हाल चल लेती है, जान पहचान बढ़ाती है। इतनी देर में वो लेके जाती है चेन्मू को अंदर, कहती है कि तुम मुझे बताए क्यों नहीं, पहले बताना चाहिए था ना कि तुम अपनी माँ के साथ आ रहे हो। वो कहते हैं कि ठीक है ना, वैसे वहाँ पे सब कुछ हो गया, चिन लिंसन के खिलाफ जितना भी उनके पास एविडेंस था सब कुछ पुलिस को हैंड ओवर करके आए हैं और कंपनी में जितना उनका और उनकी माँ का शेयर था सब कुछ बेच के कैश करवा लिए। इसका मतलब अब वो वापस से बीजिंग नहीं जाने वाले। तो ये तो लिन के लिए बहुत अच्छा बात था। अब इधर लिन की माँ चेन्मू के साथ गेम खेल रही थी और दोनों ही सिर्फ नहीं खेल रही थी, अगल बगल की और भी पड़ोसन थी। तो वो लोग बात भी कर रही थी कि बीजिंग तो बहुत बड़ा जगह है, तो अब से लिन वहीं पे जाके रहेगी, बहुत अच्छा लाइफ हो जाएगा। पर चेन्मू की माँ कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग भी वहाँ पे नहीं जाएंगे, वहाँ का क्लाइमेट मुझे सूट भी नहीं करता। अब मैंने और चेन्मू ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग यहीं पे रहेंगे। ऑब्वियसली वो अपना सुपरमार्केट ही चलाएंगे और ये लोग तो अपना हेयर सैलून चला ही रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो और चेन्मू साथ में खाना खा रहे थे। बेचारे चेन्मू, उनको इतना तीखा खाने का आदत नहीं था, उनका तो पूरा जीभ जल जाता है। हाँ, पर इतना तीखा खाने का उसका आदत था। तो वो कहती भी है कि पता है मैं जब बीजिंग गई थी तो वहाँ पे तो ऐसा खाना दे रहा था जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है। मैंने तो वहाँ पे कहा भी कि इससे अच्छा मुझे रॉ इंग्रेडिएंट दे दो, मैं खुद से बना लूंगी और तुमसे बेटर बनाऊंगी। पर पता है वो क्या बोला, वो बोला कि इसमें नेचुरल माउंटेन स्प्रिंग वाटर डाला हुआ है तो ये अलग होता ही है। पर वो बहुत बेकार टेस्ट था। अब ठीक है, दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे और तीखा तो वो उनको खिला के ही छोड़ती है। तो अब दोनों घर पे वापस आते हैं। इस टाइम पे वो उससे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे रह रहे हैं वो थोड़ा ठीक नहीं है। मतलब वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है और चिन्मू अपनी माँ के साथ रह रहे हैं, मतलब कुल मिला के 5 ही लोग तो है और यहाँ का घर भी तो ठीक नहीं है ना। तो वो सोच रहे हैं कि क्यों ना एक घर खरीद ले जिसमें वो सारे लोग शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद एक और घर खरीद लेंगे, उनका मैरिटल होम। इस बात पे वो कहती है कि मैरिटल होम, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। अब ये तो बस मजाक था। वो कहते हैं कि मैं सच में चाहता हूँ तुम मेरी जिंदगी की हिस्सा बनो। इस बात पे वो कहती है कि मुझे अच्छे से पता है, मैंने इंटरनेट पे देखा है, बहुत कम ही लड़के होते हैं जो बोलते हैं वो करते हैं, अदरवाइज सब तो ऐसे ही बातें बनाते हैं। पर नहीं, वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो लेके जाते हैं उसी घर में जिस घर का वो बात कर रहे थे। हाँ, वो खरीद भी चुके थे और एकदम उसके हिसाब से डेकोरेटेड भी था वो घर। वो कहती है कि तुम ये सब कुछ कब करे। वो कहते हैं खाली टाइम में, मुझे पता था कि तुम हेंगसी टाउन छोड़ के कभी भी नहीं जाओगी, तुम तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहती हो ना, तो ये सब इसीलिए ताकि तुम मोटिवेटेड और सिक्योर फील कर सको, तो अब से हम लोग यहीं रहेंगे। अब ये सब सुन के तो उसको भी अच्छा लगता है। इस पॉइंट पे वो उसको हक करने चाह रहे थे पर वो रोकती है। वो कहती है कि अभी तो तुम बहुत अच्छा बात कर रहे हो, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम खुद ही बोलोगे कि ये गरीब सी लड़की, इसको कुछ आता जाता है नहीं, इसका कंपैरिजन उन सारी अमीर लड़की से कैसे होगा जिसको मैं जानता हूँ, और ऐसे ही कर करके मुझे डांटते रहोगे। अब ऐसे ही कर करके बोल रही थी और इस पॉइंट पे वो उसको किस करते हैं। भाई उसको चुप तो करवाना था ना फिलहाल। तो अब ठीक है, दोनों बैठ के ऐसे ही खा पी रहे थे, मूवी देख रहे थे। इस पॉइंट पे वो कहती है कि अपने पेरेंट्स को बता देती हूँ क्या, पर वो उसका फोन लेके रख देते हैं। वो कहते हैं तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो चुकी हो और 2 एडल्ट्स डेट कर रहे हैं तो नॉर्मल है घर ना जाना, और हम दोनों अपने अपनी मम्मी के पास चले जाएंगे तो सबसे ज्यादा वियर्ड तो ये लगेगा। तो हाँ, उसको भी लगता है कि बात तो सही है। अब इस पॉइंट पे वो ऐसे ही कहते हैं कि पता है जब मैं बीजिंग में था ना तो मुझे लगता था कि पता नहीं सिंपल लाइफ कैसा होता होगा, पर अब मुझे पता चला कि कैसा होता है। बस उसके साथ बैठो जिससे आप प्यार करते हो, ऐसे ही शॉर्ट ड्रामास देखते रहो, खाते पीते रहो और बस ऐसे ही कुछ कुछ बातें करते रहो, और ये करने में बहुत रिलैक्स फील होता है। अब इस बात से तो साफ पता चल रहा था कि नशा हो चुका था। तो वो पूछते भी है कि अगर इस टाइप पे मैं तुम्हें किस करूं तो तुम गुस्सा होगी क्या। वो आराम से उनके ऊपर चढ़ के कहती है कि तुम ना बहुत बोलते हो, और खुद किस कर लेती है। अब ये सिलसिला शुरू होता है तो रुकता ही नहीं है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। पर ठीक है, इस सब के बाद उनका पूरा घर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे दोनों के पेरेंट्स और वो दोनों सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, और वैसे ये खाना लिन के पापा बनाए थे, अपने दामाद को अपने हाथों का खाना टेस्ट करवाना चाहते थे। तो ठीक है, सब लोग खाना खाते हैं और ऑब्वियसली चिन्मू अपनी वाइफ को खाना सर्व करते हैं। ये देख के उनकी मम्मी कहती है कि तुम दोनों को इतना खुश देख के ना बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहती है कि क्यों ना तुम लोग अब दूसरे स्टेप पे बढ़ो। अब सिर्फ वो नहीं, लिन के भी पेरेंट्स चाहते थे। अब दूसरा स्टेप मतलब डेफिनेटली शादी करने के लिए बोल रहे थे। पर इस पॉइंट पे चिन्मू कहते हैं कि क्या हड़बड़ी है, वैसे भी आप लोग मेरा सारा प्रपोजल प्लान बर्बाद कर देंगे, मैं जब प्रपोज करूंगा तो कोई सरप्राइज ही नहीं रहेगा। तो ये तो उन दोनों के पेरेंट्स भी समझ रहे थे, कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब तो वो लोग भी ये शादी का बात तभी छेड़ेंगे जब फॉर्मल प्रपोजल हो जाएगा। तो अब वो लोग ऐसे ही बात करके खाना वाना खा रहे थे, साथ में ड्रिंक कर रहे थे। पर इस टाइम पे उसको उल्टी जैसा फील होने लगता, वो फटाफट भागती है वहाँ से, और ये देख के पूरे फैमिली मेंबर्स परेशान हो जाते हैं। माँ तो पापा को ही सुनाना शुरू कर देती है
कि ऐसा क्या बना दिए खाना में तुम। पर नहीं, पापा कुछ भी गड़बड़ नहीं किए थे, क्योंकि ये खाना तो सब खाया था। जन्मू भी जाते हैं उसको देखने के लिए कि क्या हो गया क्या नहीं, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा कि क्या, पर ऐसा कुछ तो उसको खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। इस पॉइंट पे मम्मी अचानक से डेट पूछती है, वो डेट बताती है। तब उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारा पीरियड्स मिस हो गया है ना। तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और हाँ, वो प्रेग्नेंट थी। ये देख के उसके अलावा बाकी सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जन्मू तो तुरंत सभी को कहते हैं कि मैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वो लिन को भी कहते हैं कि वो माँ बच्चे दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जिस पे वो कहती है कि तुम सच में पापा बनने के लिए रेडी हो। वो कहते हैं नहीं। तुम रेडी हो क्या। वो कहती है नहीं। पर कोई बात नहीं, जन्मू उसको कहते हैं कि हम सीख लेंगे ना अच्छे पेरेंट्स कैसे बनते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी तो है हमें सिखाने के लिए, वो भी ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, दोनों के पेरेंट्स कहते हैं उसको कि ऐसे चिंता वाली कोई बात नहीं है, खुशी का ही बात है, तो वो इतना परेशान ना हो, सब कुछ हो जाएगा। तो ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाता है। वो भी अपनी मम्मा को संभालती है कि थोड़ा सा अचानक से पता चला ना, तो वो संभाल नहीं पाई इस न्यूज को। पर ठीक है, इतना सीरियस होने वाली कोई बात नहीं है। और ऑब्वियसली वो जन्मू के साथ फैमिली बनाने के लिए रेडी है। उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उनकी छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी हो गई कि अब वो माँ बनने वाली है, तो इमोशनल तो होंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ महीना बाद। मिस स्वान आती है उससे मिलने के लिए। उसके लिए खूब सारा अच्छा चीज पिलाई थी खाने के लिए। ये देख के उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको बाहर का खाना बहुत पसंद है ना। और जन्मू और उनकी मम्मी मना करती है उसको बाहर का खाना खाने से। पर जो भी था, दोनों ऐसे ही बैठ के बात करती है। इस पॉइंट पे मिस स्वान उसको कहीं जाने के लिए कहती है, मतलब वॉक पे ऐसे ही चलने के लिए कहती है। हाँ, रात काफी हो गया था, इसलिए माँ भी थोड़ा रोकती है उसको, पर कोई बात नहीं, वो ध्यान रख लेगी अपना। और मिस स्वान भी तो है ना उसके साथ। तो दोनों जाती है वहाँ पे जहाँ पे जन्मू पहले से ही थे। इस बारे में लिन को पता नहीं था। वो तो सीढ़ी चढ़ के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। आधा में मिस स्वान थक जाती है, तो वो तो वहीं पे रुक जाती है, पर कहती है लिन को ऊपर जाने के लिए। तो वो जैसे तैसे करके जाती है और वहाँ पे जन्मू को देख के तो डरी जाती है। हाँ, उसका फॉर्मल प्रपोजल इंतजार कर रहा था उसको। वो उसको बुके देते हैं, उसको रिंग देके प्रपोज करते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या वो उनसे शादी करेगी, ताकि वो उसका और उसके बच्चे का पूरी जिंदगी ध्यान रख पाए। तो हाँ, वो बिल्कुल शादी करेगी। तो ठीक है, फिर वो उसको रिंग पहनाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, एक दूसरे को किस करते हैं, हक करते हैं। और इस टाइम पे वो अपनी फीलिंग्स बताती है। वो कहती है कि वो हमेशा सोचती थी कि एक आदमी को कितना पैसा चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, पर बाद में वो अपने रिच एक्स को छोड़ के एक ऐसे आदमी को चुनी जो एक छोटा सा सुपरमार्केट का ओनर था। पर बाद में पता चला कि वो तो बिलियनर निकला। पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिलियनर रहे या फिर वो छोटा सा सुपरमार्केट का ओनर रहे। पर मुझे पता है कि मैंने जो भी टाइम उसके साथ बिताया है ना, प्यार उसे कहते हैं। छोटी छोटी चीजों में बहुत खुशी मिलता है। चाहे कैसा भी सिचुएशन रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना। दुनिया में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, एक दूसरे का साथ देना। और बस मेरा और चिन्मू का तो ऐसा ही रिश्ता है। तो उसके इसी वर्ड्स के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।